हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है, जिसको हम बोलते हैं एमएसएन, आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे डायरिया। डायरिया क्या है कि एक सिम्टम है। डायरिया एक कंडीशन भी नहीं है और एक डिजीज़ भी नहीं है, एक सिम्टम होती है। तो डायरिया एक ऐसी कंडीशन है, एक सिम्टम है कि जिसमें क्या होता है कि बॉडी से वाटरी लाइक स्टूल पास आउट होता है। तो इसको हम कहेंगे डायरिया, जिसमें हमारे बॉडी का क्या होता है, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि बॉडी वीक हो जाती है और वेट लॉस हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है, डायरिया इज कैटेगराइज इनटू एक्यूट और क्रोनिक। तो डायरिया को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जो एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। जिसमें क्या होता है, एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। तो डायरिया की जो एक्यूट का मतलब स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि अगर सडनली डायरिया किसी पर्सन को अगर हुआ और वो 1 से 2 दिन में क्या हो गया, ठीक हो गया, अगर उसका मेडिसिन लिए और वो ठीक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट डायरिया। अगर वही क्रोनिक हुआ तो इसमें क्या होता है, क्रोनिक में कि एक्यूट डायरिया जब 4 डेज से ज़्यादा या 1 वीक चलता है, इसको बोलेंगे क्रोनिक डायरिया। एंड इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस बेस्ड ऑन द डायरेशन एंड टाइप ऑफ सिम्टम। ये क्या होता है कि डायरिया एक टाइप है सिम्टम, और ये इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। इन्फेक्शियस एजेंट में मतलब क्या होता है कि जो इकोलाई होते हैं उनकी वजह से अगर डायरिया हुआ तो वो होता है इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। अगर नॉन इन्फेक्शियस हुआ, नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है कि जो फूड की वजह से मतलब डायरिया हुआ, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन का है, इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड और वाटर स्टूल फ्रिक्वेंटली नोन एज डायरिया। इसमें क्या होता है कि डायरिया में क्या होता है, लिक्विड होता है और ये फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी पास आउट हो रहा है, और वाटरी स्टूल होता है। लिक्विड और वाटरी स्टूल होता है और ये क्या होता है, फ्रिक्वेंटली बॉडी से पास आउट होता है, तो इसको हम कहेंगे डायरिया। तो अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन और डायरिया। इंट्रोडक्शन में क्या था कि जो डायरिया होता है उसको कैटेगराइज किया जाता है क्रोनिक डायरिया और एक्यूट डायरिया, और ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। इसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो डायरिया होता है वो फ्रिक्वेंटली पास आउट होता है, जो वाटरी और लिक्विड स्टूल होता है, जिसमें क्या होता है कि वाटर के साथ हमारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट पास आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके टाइप ऑफ डायरिया। तो एक्यूट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया में मतलब सडन होता है, 2 डेज तक चलता है, और क्रोनिक डायरिया 4 डेज से 1 वीक तक चलता है लगातार, तो उसको हम बोलेंगे क्रोनिक डायरिया। नेक्स्ट है कॉज, कि किस कॉज की वजह से डायरिया क्या हो रहा है एक पर्सन को। तो इसमें है डाइटरी रिलेटेड डायरिया, मतलब कॉज ऑफ डायरिया। तो मतलब डाइट से रिलेटेड, अगर किसी के डाइट से रिलेटेड या फिर ऐसे कोई डाइट है जिसकी वजह से क्या हो रहा कि पेशेंट उसको ईट किया और उसको क्या हुआ, डायरिया हो गया। इसमें है इंडाइजेशन, कि अगर किसी पर्सन को ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया, उसके बॉडी में क्या हुआ, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हुआ फूड का, तो हो गया इंडाइजेशन, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, क्योंकि फूड का क्या हुआ, प्रॉपर उसके जितने सारे मिनरल्स हैं या फिर फैट हैं या प्रोटीन है या क्या हुआ, ऑब्जर्व नहीं किया हमारे स्टमक के पार्ट।
तो ये इनडाइजेस्ट रह गया बॉडी में, और फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन मतलब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर इस अनडाइजेस्ट फूड क्या होता है, सड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है फूड एलर्जी। अगर किसी को किसी फूड से एलर्जी है और उसने उसको खाया तो इसकी वजह से भी क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। स्टार्वेशन की वजह से भी क्या होगा, डायरिया होता है। ओवर फीडिंग, अगर कोई ओवर फीडिंग कर लिया उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। ओवर फीडिंग में क्या होता है कि मिल्क, अगर कोई ज़्यादा दूध पी लिया तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से होगा डायरिया। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, कि जब अनडाइजेस्ट फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है तो वो क्या होता है, सड़ने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है डायरिया को। नेक्स्ट है केमिकल इरिटेंट। इसमें क्या होता है, केमिकल इरिटेंट में कि मरकरी, अगर कोई मरकरी से बने कोई मतलब पदार्थ को किसी ने इट किया, अब वो उसके बॉडी में गया तो ये एंटी फंक्शन करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे मिनरल्स और जो इलेक्ट्रोलाइट फैट होते हैं इनको क्या करता है, इंक्रीजली ब्रेक डाउन कर देता है मरकरी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मतलब डायरिया की मतलब सिम्टम हो जाएगी। नेक्स्ट कॉज है इसके, कॉज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब जो बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट एंटर किया इन्वायरमेंट से तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डायरिया होगा। फर्स्ट है इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा कि मतलब इकोलाई बैक्टीरिया हमारे फूड को मोस्टली ब्रेक डाउन कर देता है, वो भी काफ़ी मात्रा में कर देता है उसको, उसके जो कण पास होते हैं उनको दूर दूर कर देता है, जिनके वजह से क्या हो जाता है कि जो स्टूल होता है वो थिन हो जाता है, थिन हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि डायरिया हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, और डिहाइड्रेशन होने लगता है बॉडी में। तो फर्स्ट है इकोलाई बैक्टीरिया, जो क्या कर रहा है कि हमारे फूड को थिन कर दे रहा है। नेक्स्ट है फंगल, मतलब अगर फंगल इन्फेक्शन है और इसके क्या है, कैंडिडा एल्बिकन। कैंडिडा एल्बिकन जो फंगस होता है इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी से म्यूकस सिक्रेशन होने लगता है, पास आउट होने लगता है बॉडी से, और ये कौन से वाइटी कलर के होते हैं। नेक्स्ट है मीजल्स वायरस। मीजल्स वायरस की वजह से क्या होगा कि मतलब डायरिया होगा, इसलिए एक बेबी को 9th मंथ में क्या लगता है, मीजल्स का वैक्सीन लगता है कि उसको डायरिया के सिम्टम जल्दी ना हो, तो इसकी वजह से लगता है मीजल्स की वैक्सीन। नेक्स्ट है पैरासाइटिक जो इन्फेक्शियस एजेंट है इसकी वजह से भी डायरिया की सिम्टम्स होती है। नेक्स्ट है पेरेंटियल। इसमें क्या होता है कि जब हमारे ऑर्गन के फंक्शन के डिस्टर्ब होने से अगर डायरिया हो रहा है तो होता है पेरेंटियल। तो पेरेंटियल में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर किसी पर्सन के यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तो इसके जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, डायरिया कॉज करते हैं। डायरिया को मतलब डायरिया होने में क्या करते हैं, इसके बैक्टीरिया हेल्प करते हैं कि डायरिया हो जाए। तो इसमें है यूटीआई। नेक्स्ट है आरटीआई, रीनल ट्रैक इन्फेक्शन। रीनल ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर मतलब वाटर के थ्रू रीनल ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब अगर कोई मतलब कॉमन फैक्टर है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसकी वजह से डायरिया अधिकतर पर्सन को भी होता है।
जो फर्स्ट है टेंशन। अगर कोई ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ही रह रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरिया के सिम्टम हो रही है पेशेंट को या फिर एक पर्सन को। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम साइन एंड सिम्टम भी कहते हैं। तो इसके डायरिया के साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, ब्लॉटिंग होगा। ब्लॉटिंग मतलब क्या होता है कि पेट में बबल्स जैसे फील होगा, और क्या होगा, इसके साथ गुड़गुड़ाहट की जैसी आवाज़ आती है हमारे एब्डोमेन से, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो वेली हैं पैर के, उसमें क्या होता है, पेन होता है ब्लॉटिंग की वजह से। ब्लॉटिंग इस वजह से हो रहा है क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर की कमी हो जाती है, तो बबल्स जैसे अधिकतर गैस की कंडीशन होने लगती है इस सिम्टम्स की वजह से। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रहा है एब्डोमेन में, नोजिया हो रहा है, पेशेंट को क्या होता है, जी मिचलाता है, नोजिया होता है। इसकी वजह से क्या, वोमिटिंग होगा, बार बार उल्टी हो जैसे लगता है। फीवर होगा, फीवर इसलिए होगा क्योंकि क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस, अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से कोई सिम्टम, कंडीशन, डिजीज़ हुआ, तो उसमें सिम्टम्स क्या होता है, फीवर होता है। नेक्स्ट है ब्लड इन स्टूल, कि स्टूल के साथ क्या पास आउट होगा, ब्लड पास आउट होगा स्टूल के साथ। नेक्स्ट है म्यूकस इन स्टूल, म्यूकस क्या होगा, पास आउट होने लगेगा स्टूल के साथ, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी वीक हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है। नेक्स्ट है एब्डोमेन पेन, इसकी वजह से, डायरिया की वजह से क्या हो रहा है कि एब्डोमेन पेन हो रहा है। नेक्स्ट है रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन, जिसको हम कहते हैं कॉस्मोल रिस्पायरेशन। इसकी वजह से इसको कहते हैं कॉस्मोल रिस्पायरेशन। इसको हम रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें पेशेंट क्या करता है, तेज और डीप ब्रीथ करता है, सांस लेता है, जब स्पीड लिया लेकिन क्या हुआ, वो बॉडी में अंदर गया तो वो डीप रहेगा, तो इसको हम कहेंगे कॉस्मोल रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वाटर की कमी हो जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट को कम यूरिन आउटपुट करनी पड़ रही है, या फिर यूरिन की लेवल क्या हो रही है, बॉडी में डिक्रीज हो जा रही है डिहाइड्रेशन होने की वजह से। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमारे स्टूल हैं वो वाटरी हो जा रहे हैं, स्टूल के साथ वाटर जो होता है वो पास आउट हो जा रहा है, तो इसकी वजह से ओलिगोयूरिया सिम्टम्स हो रही है। नेक्स्ट है सनकेन आई। सनकेन आई एक ऐसी सिम्टम्स है जो क्या होता है इसमें कि जो हमारे आई के पीपल हैं वो क्या होते हैं, येलो कलर, पेल येलो कलर की हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है, मिनरल्स और वाटर की कमी हो जा रही है। तो वाटर की कमी होने की वजह से क्या होती है कि हमारे जो स्किन है वो ड्राई होने लगते हैं, और जो पीपल हैं वो पेल येलो कलर की हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सनकेन आई। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि हमारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट वाटर का क्या हो जा रहा है, पास आउट हो जा रहा है, ये हमारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन इसका नहीं हो पाता है, स्टोर नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से वेट लॉस होने लगता है। वेट लॉस होगा, मिनरल्स नहीं रहेगा बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा, तो पेशेंट को क्या, कैसी फील होगी, फटीग सी लगेगी, थकान सी लगेगी। तो नेक्स्ट में आ जाएगा फटीग सॉरी नेक्स्ट में आ जाएगा ड्राई स्किन। ये क्या है, सिम्टम्स हैं डायरिया के, मतलब अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ तो सिम्टम्स क्या होगी कि वेट लॉस होगा, फटीग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्राई स्किन होगा, क्योंकि क्या हो रहा, वाटर की कमी हो जा रही है, डिहाइड्रेटेड पेशेंट है तो उसके में वाटर की कमी होगी, तो
ड्राई स्किन होगा, मसल्स उसके लूज होने लगेंगे। नेक्स्ट है लो बीपी। इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा हार्ट फंक्शन, जो पल्स है रैपिड हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और जो हार्ट की फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे लो बीपी एंड रैपिड पल्स। अभी तक देखा हमने इसके सिम्टम की ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, ब्लडी स्टूल, म्यूकस स्टूल, एब्डोमेन पेन, रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन, जिसको हम कहेंगे कॉस्मोल रिस्पायरेशन भी कहते हैं, ओलिगोयूरिया, सनकेन आई, वेट लॉस, फटीग, ड्राई स्किन एंड लो बीपी एंड रैपिड पल्स। ये क्या है, डायरिया के सिम्टम्स हैं इतने। अब अगर किसी को डायरिया हुआ तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि और क्या क्या होगा पेशेंट के बॉडी में डायरिया की वजह से जो हो रहा है, तो वो होगा डिहाइड्रेशन। फर्स्ट आएगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि क्या हो रहा है कि मिनरल्स और वाटर, इलेक्ट्रोलाइट पास आउट हो जा रहे हैं पेशेंट के बॉडी से, तो इसकी वजह से क्या कंडीशन होगी, डायरिया होगी। नेक्स्ट है टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया में क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिक लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि जो मतलब डायरिया में फूड पॉइजनिंग है कि जो फूड डाइजेस्ट ना होके इनडाइजेस्ट रहता है और वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो सड़ता है, तो सड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिक निकलेगा। और वो टॉक्सिक लेवल बॉडी में तो पहले से है लेकिन वो नॉर्मल लेवल में है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे टॉक्सीमिया। ये टॉक्सीमिया कॉम्प्लिकेशन है डिहाइड्रेशन का, डायरिया का। नेक्स्ट आएगा हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि बॉडी में सोडियम आयन और सीरम का लेवल क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। सोडियम आयन की लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। सोडियम आयन की लेवल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको बॉडी में, तो इसको हम कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। नेक्स्ट है एसिडियोसिस। एसिडियोसिस सिम्टम में क्या होता है कि जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है या फिर इंक्रीज, उसके फंक्शन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में अमोनिया की लेवल क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। कि अमोनिया क्या है, हमारे मिनरल्स में आएगा, मिनरल्स में आएगा, और मिनरल्स क्या हो रहा है, वाटर के साथ पास आउट हो जा रहा है, अब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा बॉडी में, तो पास आउट हो जा रहा, तो अमोनिया की कमी हो जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडियोसिस और एल्कलोसिस होता है। तो एल्कलोसिस में क्या होता है कि अगर इंक्रीज हो जाता है क्या, अमोनिया की लेवल जब बॉडी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ये तब होता है कि जब हमारी किडनी क्या करती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो एल्कलोसिस हो जाएगा। लेकिन डायरिया में क्या हो रहा है, वाटर के साथ पास आउट हो जा रहा है, उसका अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडियोसिस हो जाता है, जो किसका, डायरिया का कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन क्या होता है, फेल हो जाता है, क्योंकि वाटर की कमी हो जा रही है बॉडी में, तो क्या करेगा, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, प्रॉपर वाटर मिल नहीं रही है जितनी उसकी क्या है, नॉर्मल लेवल है, बॉडी में ही नहीं रह रही है नॉर्मल लेवल, तो हमारे किडनी को कहाँ से मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, तो किडनी की फंक्शन क्या होगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायरिया के सिम्टम्स होने के बाद उसके हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, डायग्नोसिस के जो चेकअप करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसे हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायरिया कोई कंडीशन या डिजीज़ तो है नहीं, सिम्टम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे।
कि जो पेशेंट का पास आउट हो रहा है स्टूल, उसका क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। फर्स्ट है ये कि स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट रहेगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे हम, जिसमें हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि ये क्या है, मिनरल्स हैं। नेक्स्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, करेंगे पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, और क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, चेकअप करते हैं किसका, सीरम और इलेक्ट्रोलाइट लेवल की चेकअप करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सिम्टम्स होने के बाद, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, ये होता है। तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ड्रग प्रोवाइड करेंगे। कौन से ड्रग प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम देंगे मेट्रोनाइडजोल, जो क्या करता है, ये जो हमारे स्टूल के कण होते हैं उनको, वो क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो उनको पास करता है, और जो स्टूल थिन हो चुका है उसको थिक होने में हेल्प करता है। मेट्रोनिडाजोल ये हेल्प करेगा कि स्टूल को थिन से थिक बनाने में। नेक्स्ट है आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी देंगे किसके लिए, मेंटेन करने के लिए, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आईवी थेरेपी देंगे, जिसमें हम क्या देंगे, मिनरल्स देंगे पेशेंट को, और वो देंगे डीएनएस देंगे इसमें, डेक्सटॉक नॉर्मल सलाइन जिसको कहते हैं। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, आईवी इंट्रावेनस के थ्रू क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे बॉडी में। नेक्स्ट है सल्फ्रासिलाजिन। सल्फ्रासिलाजिन क्या करता है, ये भी हेल्प करता है मेट्रोनिडाजोल की तरह। ये भी पेशेंट मतलब डायरिया को, मतलब जो स्टूल है उसको थिन से थिक करता है। और इसमें एक और देंगे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन, जो क्या है, एंटीबायोटिक होता है। अब सिम्टम के बाद, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट के बाद जो नर्स प्रोवाइड करेगी पेशेंट को मैनेजमेंट, उसको हम कहते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट पेशेंट के सिम्टम डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट के बाद नर्स क्या करेगी, तो नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। तो नर्स क्या करेगी, एक इल पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट नर्स एज शुड बी टू कलेक्ट पेशेंट हिस्ट्री। इसमें क्या करेगी, नर्स पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेगी कि मतलब डायरिया कब से पेशेंट को हुआ है, कितने दिन से हुआ है, स्टूल कैसा पास आउट हो रहा है, वीकनेस लग रही है या नहीं। तो ये क्या करेगी, एग्जामिनेशन करेगी, कलेक्ट करेगी हिस्ट्री। नेक्स्ट नर्स एज शुड बी टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट कंडीशन। इसमें क्या करती है नर्स, पेशेंट कंडीशन की रिकॉर्ड ऑन रिपोर्ट मेंटेन करती है। नेक्स्ट नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। फोर्थ है कि नर्स डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिसिन को, उसे क्या करती है, प्रोवाइड करती है प्रॉपर रूट और प्रॉपर टाइम पे। नेक्स्ट नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड प्रॉपर चेक इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन पेशेंट बॉडी। और नर्स क्या करेगी, प्रॉपर चेक करेगी इलेक्ट्रोलाइट लेवल की, और मिनरल्स, वाटर, और क्या करेगी इसमें, नर्स की पेशेंट की मतलब एनी 2 आवर्स में वाइटल चेक करेगी। नेक्स्ट नर्स एज शुड बी टू मेंटेन न्यूट्रिएंट लेवल। और नर्सिंग क्या करेगी कि पेशेंट के बॉडी में जो मेंटेन करेगी न्यूट्रिएंट जो लेवल होते हैं उनको क्या करेगी, मेंटेन करेगी। नेक्स्ट है नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट। इसमें नर्स
क्या करेगी, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेगी पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होता है, जो पेशेंट के बॉडी में इजली डाइजेस्ट हो जाए और क्या हो, अब्जॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो, पेशेंट को प्रॉपर मिनरल्स वाटर बॉडी को मिल सके। तो इसकी वजह से इसमें क्या देगी पेशेंट की, पेशेंट को नर्स बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेगी, जो बिल्कुल हल्का होता है, जिससे हम बोलते हैं दलिया खिचड़ी ऐसे। नेक्स्ट है नर्स एज प्रोवाइड स्किन केयर ऑफ इल पेशेंट। इसमें क्या करेगी, नर्स पेशेंट की स्किन की केयर करेगी, क्योंकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो चुका है तो ड्राई स्किन होगा, पेल येलो स्किन होने लगेगा। नेक्स्ट है नर्स एज शुड बी टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और नर्स क्या करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी, नॉलेज प्रोवाइड करेगी पेशेंट को डायरिया के बारे में, और पेशेंट मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करे और मतलब बैलेंस डाइट ले, न्यूट्रिशनल डाइट ले। ये क्या करेगी, नर्स पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करेगी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी, डायरिया के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगी। Thank you for watching.